चलिए बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा सेकेंड लेक्चर, ठीक है, जो कि सेल बायोलॉजी के ऊपर रहेगा। पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें हम लोगों ने सेल के बारे में, इसके हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इस सेकेंड लेक्चर में सेल थ्योरी और इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी और सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल थ्योरी आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हेडिंग डाल दीजिए सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, देखिए कोशिका सिद्धांत को लेकर के बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा क्लास को धैर्यपूर्वक अच्छे से समझिए और सुनिए और नोट्स लिखते चलिए। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं हम लोग, तो सेल थ्योरी क्या है, ठीक है, इसके बारे में किसने प्रपोज किया, ये सारा का सारा डिस्कस कर देंगे। तो लिखिए, सेल थ्योरी को सर्वप्रथम, सेल थ्योरी को सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट, ठीक है, जिनका नाम है श्लीडन। सर्वप्रथम बॉटनिस्ट श्लीडन, बॉटनिस्ट श्लीडन ब्रैकेट में 1838 1838, तथा जूलॉजिस्ट एक जंतु वैज्ञानिक थे जिनका नाम था शॉन। जूलॉजिस्ट शॉन ब्रैकेट में 1839, ठीक है। तो सेल थ्योरी को सर्वप्रथम स्लीडन व शॉन, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। मैंने यहां पर डिटेल में लिख दिया है कि सेल थ्योरी को सर्वप्रथम बॉटनिस्ट, यानी स्लीडन कौन थे, बॉटनिस्ट थे, और शॉन कौन थे, जूलॉजिस्ट थे। इस बात को भी आपको याद रखना है ना, तो इस वजह से मैंने यहां पर लिख दिया है। आपको डेफिनेटली याद होगा कि सेल थ्योरी को सर्वप्रथम किसने दिया, स्लीडन और शॉन ने दिया था, ठीक है। स्लीडन एंड शॉन दोनों ने मिलकर प्रपोज किया था। दोनों ने मिलकर प्रपोज किया था, इस बात को याद रखिए। अब देखिए इन्होंने अपने इस थ्योरी में क्या क्या सिद्धांत या क्या क्या कहा था उसके विषय में समझते हैं। तो देखिए स्लीडन की अगर अपन लोग बात करें तो स्लीडन ने क्या कहा समझिए, लिखें। स्लीडन 1838 ने कई यानी बहुत सारे प्लांट्स का अध्ययन किया, बहुत सारे प्लांट्स का अध्ययन किया, एवं इन्होंने पाया कि यह सभी प्लांट्स कोशिकाओं से, दैट मीन्स सेल्स से कोशिकाओं से प्रोड्यूस्ड होते हैं, निर्मित होते हैं, ठीक है। तो स्लीडन ने सबसे पहले 1838 में प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया था इन्होंने बहुत गहराई से, क्योंकि आपको पता है 1665 में सेल का डिस्कवरी हो ही गया था। तो प्लांट के बारे में इन्होंने काफी स्टडी किया और उन्होंने पाया कि जो प्लांट्स होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। ये स्लीडन की बात हो गई। शॉन ने देखिए क्या क्या लिख लीजिए। शॉन 1839 ने एनिमल सेल का अध्ययन किया, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए शॉन कौन थे, जूलॉजिस्ट थे, और स्लीडन कौन थे, बॉटनिस्ट थे। इसीलिए यहां पर लिखा है कि स्लीडन ने प्लांट सेल का अध्ययन किया और इन्होंने पाया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी के सभी सेल्स के बने होते हैं। शॉन जूलॉजिस्ट थे, तो 1839 में इन्होंने एनिमल सेल का अध्ययन किया, ठीक है, एनिमल सेल की स्टडी की। इस बात को याद रखिए। तो क्या लिखा, एनिमल सेल का अध्ययन किया और पाया कि एनिमल सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम लोग कोशिका झिल्ली
कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, ठीक है, द्वारा घिरी रहती हैं, कवर्ड रहती हैं। यानी कि स्वॉन ने जब स्टडी किया तो इन्होंने पाया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं इन सभी की जो सेल्स पाई जाती हैं वो सारी की सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी रहती है, यानी प्रत्येक सेल, ईच सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा क्या रहती है, कवर्ड रहती है। तथा इसी के आगे अंतर्गत लिखें, ठीक है, उसी के कंटिन्यूस फॉर्म में लिखिएगा, तथा इन्होंने प्लांट सेल का अध्ययन किया। देखिए ये जूलॉजिस्ट थे लेकिन इन्होंने प्लांट सेल का भी अध्ययन किया था, ठीक है, तथा इन्होंने प्लांट सेल का अध्ययन कर पाया, यानी कि प्लांट सेल का जब इन्होंने अध्ययन किया तब इन्होंने पाया कि प्लांट सेल के चारों ओर सेल वॉल, कोशिका भित्ति इसको हिंदी में कहते हैं, सेल वॉल बोले तो कोशिका भित्ति, सेल वॉल कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। यानी कि स्लीडन ने तो ये कहा कि सारे के सारी जो प्लांट्स होते हैं वो सभी के सभी कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन स्वॉन ने यह सिद्ध किया कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उसमें से एनिमल सेल की बात करें तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी रहती हैं, कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरी रहती हैं, और जो प्लांट सेल होती हैं वो कोशिका झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति दैट मीन सेल वॉल के द्वारा भी घिरी रहती हैं, ठीक है, यानी सेल वॉल पाई जाती है सेल के चारों तरफ प्लांट कोशिकाओं के अंदर। तो ये एक मेजर डिफरेंस आगे आप जब प्लांट सेल और एनिमल सेल डिफरेंट करेंगे तो आप एक मेजर डिफरेंस ये लिख सकते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, राइट। आगे एक और पॉइंट लिखें, स्वॉन ने कहा, किसने कहा, ये बात किसने कही थी, ये स्वॉन ने कही थी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक, जो जूलॉजिस्ट थे इन्होंने कहा था, स्वॉन ने कहा कि प्लांट एंड एनिमल सेल्स एवं उनके प्रोडक्ट प्लांट एंड एनिमल्स सेल एवं उनके प्रोडक्ट, कोशिका और उनके उत्पादों, प्रोडक्ट मतलब उत्पादों, प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल्स एवं उनके प्रोडक्ट, ठीक है, उत्पादों से प्रोड्यूस्ड होते हैं, निर्मित होते हैं। दैट मीन्स स्वॉन said all plants and animals are composed of cell and their products, ठीक है। ये बात किसने बताई, ये बात बताई स्वॉन ने, लेकिन खास बात याद रखना कि स्वॉन ने ये बात तो बताई थी लेकिन स्वॉन ये नहीं बता पाए कि जो एनिमल सेल है या जो सेल है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, लाइन से लिख लें स्टार बना करके या डेस्क में, इस प्रकार से स्लीडन व स्वॉन ने संयुक्त रूप से यानी कि आपस में मिलकर के संयुक्त रूप से सेल थ्योरी को प्रपोज्ड किया था, सेल थ्योरी को प्रपोज्ड किया था। तो सेल थ्योरी को इस तरीके से मिलकर के स्वॉन और स्लीडन ने प्रपोज किया, जैसे कि मैंने यहां पर एक बार फिर रिपीट कर देना है, आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट यहां पर मैंने लिखा, स्लीडन 1838 ने कई प्लांट्स का अध्ययन किया एवं इन्होंने पाया कि यह सभी प्लांट्स कोशिकाओं से प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। स्वॉन जो कि जूलॉजिस्ट था, इन्होंने 1839 में क्या किया, एनिमल सेल का अध्ययन किया और पाया कि एनिमल सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, ये तीनों एक ही नाम है, द्वारा घिरे रहते हैं। और स्वॉन ने प्लांट सेल का भी अध्ययन कर पाया कि प्लांट्स के चारों ओर सेल वॉल पाई जाती है, यानी कि एनिमल सेल के चारों ओर इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा और प्लांट सेल के चारों ओर इन्होंने सेल वॉल को देखा।
फिर इन्होंने शॉन ने क्या कह दिया, शॉन ने कहा कि प्लांट एंड एनिमल्स सेल एवं उनके प्रोडक्ट्स यानी उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। तो सेल थ्योरी का जो बेस है, यानी सेल थ्योरी की जो आप एक लाइन में सेल थ्योरी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, शॉन ने कहा, शॉन एंड स्लीडन एंड शॉन, यानी शॉन हम कहेंगे, शॉन ने कहा कि प्लांट और एनिमल्स कोशिका एवं उनके प्रोडक्ट उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, शॉन सेड ऑल प्लांट्स एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, राइट। फिर उसके बाद में मैंने बताया कि इस प्रकार से स्लीडन व शॉन ने संयुक्त रूप से सेल थ्योरी को प्रपोज किया। ये तो बात हो गई हमारे सेल थ्योरी को प्रपोज करने की। अब एक नोट डाल दीजिए, एक छोटा सा नोट डाल दीजिए जो कि आपको पता होना चाहिए। यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, यहीं से कंफ्यूजन दूर करना है। वो तो आपको पता रहता है कि हाँ ये सब स्लीडन शॉन ने थ्योरी दिया। अब जो कंफ्यूजन है वो क्या है, लिख लीजिए, स्लीडन व शॉन यह नहीं बता पाए कि न्यू सेल की ओरिजिन कैसे होगी। ठीक है, न्यू सेल की ओरिजिन कैसे होगी, यानी कि स्लीडन व शॉन ने सेल थ्योरी तो दिया, लेकिन इन्होंने अपनी सेल थ्योरी के अंदर ये नहीं बता पाया कि भैया कोशिका जो बनी है उसका निर्माण कैसे होता है, या उसका निर्माण कैसे हुआ, यानी नई कोशिका कैसे बनती है, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो यहां पर जब ये बात नहीं पता चली तो एक साइंटिस्ट पैदा हो गए, ठीक है, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉ। ठीक है, तो लिख लें, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, यानी कि कोशिका कैसे बनी उसके लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चो 1855 ने ओमनिस सेलुला थोड़ा यहां पर थोड़ा सही कर लीजिए, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड किया। यानी ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, जिसका अर्थ लिख लीजिए फटाफट, जिसका अर्थ हर एक नई कोशिका की ओरिजिन या उत्पत्ति, हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित, हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति यानी ओरिजिन पूर्व उपस्थित, दैट मीन्स प्री एग्जिस्टिंग पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है, पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। दैट मीन्स ईच न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी प्रत्येक कोशिका, यानी प्रत्येक नई कोशिका पहले से उपस्थित या पूर्व उपस्थित पुरानी कोशिका, यानी पहले से उपस्थित मतलब पुरानी कोशिका, प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्रत्येक नई कोशिका पहले से उपस्थित ओल्ड सेल या पुरानी कोशिका या पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। ठीक है, यानी प्रत्येक कोशिका का निर्माण या ओरिजिन पहले से उपस्थित जो सेल पाई जाती है उसी से ही क्या होता है, होती है। इस प्रकार लिख लें आगे, इस प्रकार रुडोल्फ विर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी
समझिए, तो मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया? मॉडर्न सेल थ्योरी दिया रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। इस बात को याद रखिएगा। और रुडोल्फ विर्चो ने ही ये बताया कि ईच न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ईच न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो मॉडर्न सेल थ्योरी को प्रपोज्ड किया। अब इन्होंने जब सेल थ्योरी को प्रपोज किया तो इन्होंने कुछ बात बताई। जैसे पहली बात इन्होंने बताई, ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, ईच ऑर्गेनिज्म या ऑल ऑर्गेनिज्म कोशिकाओं व उनके प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होते हैं। सर इसमें इन्होंने क्या नई बात बताई? ये तो आपने स्लीडन एंड शॉन वाली बात बता दी। शॉन का ही ये स्टेटमेंट आपने बता दिया कि ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कोशिका व उनके प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होते हैं। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म कोशिका व उनके प्रोडक्ट से निर्मित होते हैं। लेकिन जो दूसरी बात इन्होंने बताई वो शॉन ने नहीं बताई। क्या? कि हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति, हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। तो ये बात किसने बताई? ये बात बताई रुडोल्फ विर्चो ने। और यही कॉन्सेप्ट है हमारी सेल थ्योरी का। नई लाइन से एक स्टार बना करके पॉइंट लिख लीजिए, स्टार बना करके एक पॉइंट लिख लीजिए। सेल थ्योरी सभी जीवित जीवों पर दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित जीवों पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर लागू होती है। तो जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर आप देखेंगे सेल थ्योरी लागू होगी। अब बात आती है कि सर ये बताइए कि सेल थ्योरी लागू कहां नहीं होगी। हाँ, आप लोग भी बिल्कुल सही पहुंच रहे हैं। सेल थ्योरी कहां लागू नहीं होगी? तो एक्सेप्शन में आप लिख लीजिए। भाई बायोलॉजी है तो एक्सेप्शन होगा ही होगा, अपवाद होगा ही होगा। अब एक्सेप्शन में क्या लिखेंगे? बताओ भाई, एक्सेप्शन में क्या रहेगा? अरे यार, वायरस, विषाणु, नाम सुना है ना? हाँ, इसके ऊपर सेल थ्योरी नहीं लागू होती है। तो लिख लीजिए वायरस मींस विषाणु, वायरस पर सेल थ्योरी लागू नहीं होती है। सेल थ्योरी लागू नहीं होती है। वायरस पर सेल थ्योरी लागू क्यों नहीं होती है भाई? कारण क्या है? तो ये कारण जानने के लिए कुछ खास बात आप समझो। पहला बात, वायरस सब सेलुलर नेचर, दैट मीन्स इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं अधोकोशिकीय प्रकृति, यानी कि आधा कोशिका है और आधा कोशिका नहीं, यानी कोशिका भी है और नहीं भी है। हम ये कह सकते हैं सब सेलुलर नेचर के होते हैं। मीन्स वायरस अविकल्पी परजीवी बोले तो ऑब्लिगेटेड पैरासाइट होते हैं। अर्थात यह होस्ट मतलब जिसके ऊपर ये अटैक करता है। यानी हमारे अंदर अगर वायरस आया तो हम वायरस के क्या है? होस्ट हैं, और वायरस हमारे लिए घोस्ट होगा, भूत, हम ये कह सकते हैं। उसने अटैक किया, अर्थात यह होस्ट के बॉडी में ही पैरासाइट के समान लिविंग रह सकता है तथा
बॉडी के बाहर इनका कोई भी बॉडी के बाहर इनका कोई भी अस्तित्व यानी कि कोई भी इनका रोल नहीं होता है, नहीं होता है। मीनिंग ये बाहर क्या होते हैं, आउटसाइड द बॉडी ये कैसे होते हैं बेटा, डेड होते हैं। आउटसाइड द बॉडी ये डेड होते हैं, इनके अंदर कोई भी किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होगी जब वायरस बॉडी के बाहर होता है। लेकिन वायरस बॉडी के अंदर जब जैसे होगा तो उसके अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती हैं। उसके अंदर नहीं बल्कि उसके जेनेटिक मटेरियल के द्वारा सेल में ही होना स्टार्ट हो जाता है। कहने का अर्थ ये है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, वायरस पर सेल थ्योरी लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यही कारण है कि वायरस पर सेल थ्योरी लागू नहीं होता है। इसलिए वायरस लिविंग व नॉन लिविंग, इसलिए वायरस लिविंग व नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक, इस बात को याद रखिएगा, बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। यानी कि जब ये सेल के अंदर होता है तब इसके अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज होंगी, लिविंग एक्टिविटीज होंगी, तो ये लिविंग एक्टिविटीज को शो करेगा। लेकिन जैसे ही ये वायरस बॉडी के बाहर होता है तो इसके अंदर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती, बिल्कुल नॉन लिविंग के सिमिलर हो जाता है। तो इसीलिए इसको लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। यानी कि दो, देखिए लिंक कहने का मतलब होता है जब दो एटमॉस्फेयर को जोड़ा जाए, या जब दो रीजन्स को, या हम कह सकते हैं दो अलग अलग स्पीसीज को, या दो अलग अलग कैरेक्टर को आपस में कोई जोड़ता है। ठीक है, दो अलग अलग कैरेक्टर को आपस में जोड़ता है, यानी कि उसके अंदर ऐसा कैरेक्टर पाया जा रहा है जो पहले ए वाला, मान लो दो ऑर्गेनिज्म है, एक ए है और एक बी है। ए के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर पाया जा रहा है, बी के अंदर अपना एक अलग कैरेक्टर पाया जा रहा है। लेकिन यहां पर कोई एक्स ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ए के जैसे भी कैरेक्टर पाए जा रहे हैं और बी के जैसे भी कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, तो इसको हम लोग ए और बी का क्या मान लेंगे, कनेक्टिंग लिंक मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा, कनेक्टिंग लिंक मान लेंगे। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि ए के अंदर जो कैरेक्टर है वो बी के अंदर भी कैरेक्टर पाए जाते होंगे, या बी के अंदर भी कैरेक्टर पाए जाते चाहिए थे, लेकिन ये बी के अंदर कैरेक्टर ना पाए जाने का कारण क्या है, ये लिंक। यानी इसके अंदर ए के जैसे कैरेक्टर पाए जा रहे हैं और बी के अंदर नए कैरेक्टर आ गए हैं, तो नया वाला कैरेक्टर इसके अंदर भी पाया जा रहा है, एक्स के अंदर पाया जा रहा है। तो एक्स क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है जिसके अंदर बोथ टाइप के या बोथ स्पीसीज के कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो वायरस में लिविंग नेचर और नॉन लिविंग नेचर, यानी नेचर प्रकृति की बात करें, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग प्रकृति की बात करें तो वो यहां पर पाया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। अब यहां पर जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थ्योरी। तो हमारा जो महत्व है कोशिका सिद्धांत का, उसके विषय में हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत का महत्व क्या है, कोशिका सिद्धांत का महत्व है ना, तो लिखें इसके अंतर्गत फटाफट। सेल थ्योरी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन या हायर एनिमल्स या प्लांट्स, आप बोथ लिख सकते हो, हायर एनिमल व प्लांट्स तक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच स्ट्रक्चरल व फंक्शनल समानताएं
मतलब सिमिलरिटीज, समानताएं बोले तो सिमिलरिटीज को प्रदर्शित करता है, को शो करता है। यानी सेल थ्योरी आप जब देख रहे हैं तो सेल थ्योरी क्या कर रहा है, ये बैक्टीरिया से लेकर के, जो माइक्रो बैक्टीरिया कहने मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के हायर ऑर्गेनिज्म तक, प्लांट और एनिमल तक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, इनके बीच में एक स्ट्रक्चरल व फंक्शनल सिमिलरिटीज को प्रदर्शित कर रहा है सेल थ्योरी। ठीक है, लाइन से लिखें, किसी भी ऑर्गेनिज्म में तथा बॉडी के किसी भी तथा उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट में यानी भाग में पाई जाने वाली सेल्स की फंडामेंटल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उनके बॉडी का कोई भी भाग है, ठीक है, उनके बॉडी का कोई भाग है या कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है। दैट मींस फंडामेंटल स्ट्रक्चर बोले तो सेल, कोशिका का जो स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर बोले तो सेल, ब्रैकेट में सेल कर दीजिएगा, तो सेल का जो यहां पर स्ट्रक्चर है वो एक सिमिलर फॉर्म में ही पाया जाता है। ठीक है, लाइन से लिखें, ऑल सेल्स में यानी सभी कोशिकाओं में, ऑल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली आउटर कवरिंग के रूप में पाई जाती है। यानी कि चाहे आप बैक्टीरियल सेल की बात करें, हालांकि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, चाहे आप एनिमल सेल की बात करें, चाहे प्लांट सेल की बात करें, तो वहां पर आप देखेंगे सेल के बाहर, सेल के जस्ट बाहर क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। वो अलग बात है सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या पाई जाती है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन सेल के यानी कि साइटोप्लाज्मिक जो रीजन है या प्रोटोप्लाज्मिक रीजन है, उस प्रोटोप्लाज्म को, सेल के प्रोटोप्लाज्म को चारों तरफ से कौन घेरे रहता है, सेल मेम्ब्रेन घेरे रहती है। इस बात को याद रखना। तो सभी कोशिका में सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग के रूप में पाई जाती है तथा सभी कोशिका, दैट मींस ऑल सेल्स में साइटोप्लाज्म यानी कि जो इसका कोशिका द्रव्य होता है, आप इसको हिंदी में कह सकते हैं कोशिका द्रव्य। बेटा देखिए मैं यहां पर हिंदी भी यूज कर रहा हूं और इंग्लिश भी यूज कर रहा हूं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप, मुझे पता है आप लोग 11-12 से आए हैं और 11-12 में आपकी बहुत अच्छी स्टडी नहीं हो पाई है, ठीक है। अगर बहुत अच्छी हुई है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, एक ही लेक्चर में आप समझ जाओगे, एक बार में ही समझ जाओगे। अगर नहीं हुई है तो आप बार बार लेक्चर को रिपीट करिएगा, नोट्स बनाइएगा, आपको डेफिनेटली यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोग नोट्स बनाते चलिए और साथ बनाए रखिए अपना, और मेरा वादा है मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिखा, तथा ऑल सेल्स साइटोप्लाज्म तथा इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब हम कह सकते हैं जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अलावा उसका एक सेंट्रल कंट्रोलिंग भाग होता है, कंट्रोलिंग पार्ट होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। लाइन से लिखें, ऑल टाइप की सेल्स में फंडामेंटल एक्टिविटीज, ऑल टाइप की सेल्स में फंडामेंटल एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, पोषण की, तो ये सिमिलर है, कॉमा रेस्पिरेशन ये सिमिलर है। वो अलग बात है बैक्टीरियल सेल और एनिमल सेल को छोड़ करके, बैक्टीरियल सेल में अलग प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, लेकिन एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग टाइप का रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन कॉमा रेस्पिरेशन कॉमा एक्सक्रीशन, ठीक है, यानी उत्सर्जन
कॉमा रिप्रोडक्शन, जनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन आदि 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 एक्टिविटीज सिमिलर होती हैं, सिमिलर होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि, इससे ज्ञात होता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म सिमिलर एंसेस्टर, यानी पूर्वज, एंसेस्टर बोले तो पूर्वज, सिमिलर एंसेस्टर से प्रोड्यूस्ड हुए हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म सिमिलर एंसेस्टर से प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ठीक है। तो ये बात होगी बेटा हमारी सेल थ्योरी की और सेल सिग्निफिकेंस के बारे में, यानी थ्योरी का, सेल थ्योरी का जो सिग्निफिकेंस है उसके विषय में समझ लिया, महत्व के बारे में समझ लिया, और इस क्लास में हम लोगों ने बेटा सेल थ्योरी के बारे में समझ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग लाएंगे उसके अंदर कोशिका के साइज, शेप, नंबर और टाइप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को समझ में आया, अगर आया है तो नोट्स बनाते चलिए, और जो आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, उनको भी आप लोग शेयर करें लेक्चर्स को, बताएं उनको कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और बहुत ही मिनिमम प्राइस में यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।